कैसे आना हुआ? क्या तुम्हें फुटप्रिंट विदाउट फीट का पूरा रिवीजन करना है, वो भी सिर्फ 1 घंटे में? चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है तुम्हारा द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो ये चैप्टर बेस है एक डॉगी और उसकी मालकिन की कहानी के ऊपर। डॉगी का नाम था ट्रिकी और मालकिन का नाम था मिसेस पंफरे। मिसेस पंफरे भाई बहुत अमीर थी, पैसों से भी और दिल से भी। वो ट्रिकी को बहुत ज्यादा प्यार प्यार करती थी, ट्रिकी को बहुत ज्यादा खाने पीने को देती थी, और अगर उसे कभी भी भूख लगती थी तो भाई पूरी डिश लगा के उसके सामने रख देती थी। अब क्या हुआ, ट्रिकी हो गया खाने का लालची और आलसी। खेलता कूदता कुछ था नहीं, दिन भर बैठ के ठूसता रहता था। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी तबीयत होने लगी खराब, वो मोटापा उसमें आने लगा। उसकी वजह से भाई उसकी आंखें लाल हो जाती थी, आंखों से पानी निकलने लगता था, जीभ मुंह से बाहर ऐसे जाती थी। ठीक है। अब भाई ये सब देखकर मिसेस पंफरे थी परेशान। वो एक दिन ट्रिकी को लेकर गई वॉक पर उन्हें मिले ट्रिकी के डॉक्टर मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट से वो कहते हैं, देखो सर, इसको क्या हो गया, ये इतना परेशान कैसे हो गया है? मैं तो इसे खाने पीने को भी सब कुछ दे रही हूँ। तो भाई हैरियट जी कहते हैं, यही तो दिक्कत है, आपको ज्यादा ही खाने पीने को दे रही हैं। मैंने आपसे जो अच्छी चीजें कही थी क्या आप वो दे रही हैं, और इसको खिला खुदा रही हैं, ये एक्सरसाइज कर रहा है? तो भाई वो कहती हैं, अभी देखो हमारे नौकर चाकर तो आते नहीं, तो एक्सरसाइज तो हो नहीं पा रही, लेकिन हाँ बस मैं इसे खाने पीने को तो खूब दे रही हूँ और मीठा भी देती हूँ। तो वो कहते हैं, इसका ये सब बंद करो, जो मैंने अच्छी सी चीजें बताई सिर्फ वही दो, अगर ऐसा नहीं करो तो इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। फिर ये कहकर भाई ट्रिकी वहां पे चला जाता है अलग मिसेस पंफरे के साथ, और डॉक्टर अलग। अब भाई क्या होता है, ट्रिकी की तबीयत कुछ दिन बाद और ज्यादा खराब होती है, क्योंकि वो था खाने का लालची, खाने को मना करता नहीं है, और फिर मिसेस पंफरे उसे उस समय भी बहुत देती है खाने को। वो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ट्रिकी कुछ भी खाने के लिए मना कर देता है, सिर्फ भाई उल्टियां उल्टियां कर रहा होता है। तो फिर वो फोन लगाती है मिस्टर हैरियट को, कहती हैं, सर देखो इसे क्या हो गया है। तो फिर हैरियट जी आते हैं, कहते हैं भाई मैं इसको हॉस्पिटल ले जाऊंगा, वहां पे इसकी सर्जरी करूंगा। तो फिर वो उसे ले जाते हैं अपने संग, 15 दिन के लिए वहां पर रखते हैं। अब देखो ट्रिकी की कोई सर्जरी नहीं होती है, बेसिकली ट्रिकी मोटा हो गया था, तो उसे भाई अपने एनवायरनमेंट में अगर वो और डॉगीज के संग रहता अपने जैसे, तो अपने आप वो नॉर्मल बन जाता। तो फिर वहां पे वो ले जाते हैं ट्रिकी को अपने वेटरनरी में, यानी अपनी सर्जरी की प्लेस पर, जहाँ पे और भी डॉक्टर को डॉगीज थे, वहां पर वो रहते हैं। फिर 2 दिन तक वो ट्रिकी को ऐसे ही रखते हैं, कुछ भी खाने को नहीं देते, सिर्फ बहुत ज्यादा पानी देते हैं पीने को। उसके बाद भाई तीसरे दिन से ट्रिकी थोड़ा अपने आसपास के डॉगीज में इंटरेस्ट दिखाना शुरू करता है, और चौथे दिन से तो भाई फिर वो उन्हीं के संग एकदम घुल मिल जाता है, खेलता है, कूदता है, खाता है, लड़ता है, झगड़ता है, रात को चूहे पकड़ता है। चौथे दिन के बाद उसकी प्रोग्रेस तेज हो जाती है। ये बातें जब मिसेस पंफरे को पता चलती है, तो वो खुश होकर ट्रिकी की बॉडी और अच्छी बनाने के लिए 2-2 दर्जन अंडे, वाइन, बियर सब भेजना शुरू कर देती हैं। अब ये सब अगर चीजें हम एक डॉगी को दे दे, तो ना तो उसको नशा होता, ना उसको फायदा मिलता। इसलिए इसको लिया हमारे डॉक्टर और डॉक्टर के आदमियों ने। ठीक है, वो सब मजा लेते थे। अब ट्रिकी का रहना वहां पर और डॉक्टरों को ये सब मिलना, दोनों ही भाई मजे की बात थी। डॉक्टर उसे चाहते तो नहीं थे छोड़ना, पर क्या करे, वादा करके आए थे 15 दिन बाद। तो फिर वो फोन कर देते हैं मिसेस पंफरे को, आइए इसे ले जाइए, ये बिल्कुल सही हो चुका है। मिसेस पंफरे अपनी गाड़ी से आती है झटाक से। जब वो आती है तो ट्रिकी खेल रहा होता है और डॉग्स के साथ एकदम। भाई जो पहले आलसी जानवर था, वो एकदम हार्ड मसल्ड एनिमल बन चुका होता है, एक्टिव हो गया होता है। तो फिर वो अपनी गोदी में लेकर आते हैं ट्रिकी को। अब जैसे ट्रिकी अपनी मालकिन को देखता है, सुई वो एकदम छलांग लगा देता है अपनी मालकिन की तरफ, और एकदम उन पर चढ़ जाता है, उन्हें चाटने लगता है, पूरा प्यार दिखाता है। तो भाई उनकी मालकिन देखकर ये बहुत खुश होती है। वो डॉक्टर साहब से कहती है, ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये सब आपकी सर्जरी का कमाल है। अब पूरा चैप्टर यही एंड होता है। देखो सर्जरी कहीं हुई नहीं थी, पर तब भी पंफरे जी को क्या लगता है कि सर्जरी हुई है, इसलिए चैप्टर का नाम रखा गया था ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है। बाकी अगर इस चैप्टर की थीम की बात करें, तो यार इसकी थीम ये है कि हमारे चाहने वालों की जरूरत को पूरा करना हमारा ही काम है, लेकिन कब और कितनी जरूरत पूरी करनी है इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बाकी अगर मेन एक लाइन में बताऊं तो वो ये होगी कि भाई अति हर चीज की बुरी होती है, और ज्यादा लाड प्यार भी कभी बुरा साबित हो सकता है। अब मिसेस पंफरे अगर उसके संग एक लिमिट में सब कुछ करती तो वो भी सही रहता। देखो अभी यहाँ पर तो एक पेट था, मान के चलो किसी माँ बाप का बच्चा है, अगर उसको संग वो इतने लाड प्यार करेंगे तो बच्चे के संग तो कितनी दिक्कतें हो जाए, फिर डॉक्टर के लेके भगो। ठीक है, इसलिए हमें उन पर अननेसेसरी प्यार नहीं दिखाना चाहिए, वरना बच्चों की आदतें बिगाड़ देते हैं हम लोग ही। ठीक है। उसके अलावा अगर हम इस चैप्टर की सीख की बात करें, तो वो ये है कि हमें ज्यादा बच्चों को महफूज नहीं रखना चाहिए। उससे क्या होता है, वो लोग हम पर डिपेंड हो जाते हैं हर बात के लिए। अरे कुछ काम उन्हें खुद भी करने दो, और अगर हम हर चीज उन्हें हाथ में ला के देते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि हार्ड वर्क तो कुछ है ही नहीं, लाइफ की वो डिफिकल्टीज को फेस नहीं कर पाते, कभी हार्ड वर्क नहीं कर पाते, और उन्हें क्या लगता है लाइफ बहुत आसान है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, चलो अब ये चैप्टर खत्म होता है, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। शुरू करें अपना दूसरा चैप्टर द थीफ स्टोरी। तो देखो इसमें हमें बात बताई गई है एक अनिल नाम के लड़के की, जो कि 25 साल का था, और एक 15 साल के चोर के बारे में, जो उसका नाम हरी सिंह है। अब आप समझो कि मैं हरी सिंह हूं, और उसकी तरफ से मैं आपको पूरा इंसिडेंट नरेट करके बताऊंगा। तो मैं 15 साल का था जब मैं अनिल से मिला। एक मैं बहुत ही शातिर चोर अब तक बन चुका था। अब मैंने सोचा कि अनिल भाई पतला दुबला लंबा सा लड़का है, और मुझे बड़ा सीधा सा दिख रहा था कि इसे तो आराम से लूट लूंगा। तो फिर मैंने इसके संग कन्वर्सेशन शुरू करा ये कहकर, उस समय जब मैं इसके पास गया तो ये रेसलिंग का मैच दिख रहा था। तो मैंने इसे कही, तुम तो खुद भी रेसलर लगते हो। तो वो मुझसे बोला, अरे तुम भी तो लगते हो। मैंने कहा मैं पतला सूखड़ा था, ये क्या कह रहा है? तो मुझे अपने आप पर शर्म आती है। पर मैं उससे कहता हूँ,
चलो कोई बात नहीं। फिर जब वो वहां से जा रहा होता है तब मैं उससे हंस के कहता हूँ क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हो? तो वो कह देता है नहीं भाई मेरे पास कोई काम नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ क्या आप मुझे खाने को दे सकते हो? तो फिर वो कहता है क्या तुम बना सकते हो? मैंने कहा हाँ, मुझे आता नहीं था पर मैंने झूठ बोल दिया। ठीक है, फिर वो ये सुनकर मुझे अपने घर पे ले जाता है और भाई कहता है चलो खाना बनाओ। मैं बनाता हूँ। उस दिन का खाना इतना बेकार बनाया था मैंने क्योंकि मुझे आता जाता तो था नहीं। उसने वो कुत्तों को खिला दिया और कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने फिर उससे हंस के कहा अरे सर प्लीज देख लो। ठीक है, तो फिर वो मेरी बात मान जाता है और कहता है मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा, तुम्हारा नाम लिखना सिखाऊंगा और तुम्हें सेंटेंसेस भी लिखना सिखाऊंगा, नंबर कैसे ऐड करते हैं तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं। तो मुझे ये सुनकर बहुत खुशी होती है। फिर मैं उसके पास ही रहने लगा। वो मुझे बालकनी में सोने के लिए जगह देता था। दिन में मैं उसके घर का सामान लेने जाता था, जो पैसे बचते थे उसमें से 1 रुपये में अपना प्रॉफिट बना लेता था। अब ये बात उसे पता थी पर वो कभी कुछ कहता नहीं था। अनिल ना रोज रोज काम नहीं करता था, वो सिर्फ अपना 1 हफ्ते काम करा फिर 1 हफ्ते छुट्टी। वो मैगजीन के लिए लिखता था। मेरे हिसाब से तो कुछ नया तरीका है जिंदगी जीने का, नहीं तो मैगजीन लिख के कौन जीता है? ठीक है, पर एक दिन वो इसी से पैसे कमा के लाता है, कहता है आज मैं पैसे लाया हूँ। फिर वो उन पैसों को मैट्रेस के नीचे रख के सो जाता है। अब मुझे 1 महीना हो चुका था उसके यहाँ काम करते करते और मैंने आज तक सिर्फ 1 रुपये कमाने के अलावा कुछ नहीं करा था। अब मैंने सोचा भाई कि यार ये पैसे चुरा लिए जाए तो मज़ा आ जाएगा और फिर रात के 10:30 बजे वाली ट्रेन भी पकड़ लेंगे लखनऊ एक्सप्रेस और यहाँ से निकल जाऊंगा मैं। तो फिर मैं रात में जाता हूँ, उसके पैसे चुरा लेता हूँ और वहाँ से भाग जाता हूँ। अब फिर वहाँ से मैं एकदम ट्रेन तक जाता ही हूँ। ट्रेन ज़्यादा तेज नहीं चली होती है, वहीं होती है, पर तब भी मैं पता नहीं क्यों ट्रेन नहीं कैच कर पाता, ट्रेन छोड़ देता हूँ मैं। अब ये मुझे पता नहीं क्यों किया था मैंने। लेकिन फिर मैं वहाँ से लौटता हूँ तो फिर मैं किसी होटल में भी नहीं रुकता। मुझे लगता है कि कोई मुझ पर शक करेगा और ना मेरे कोई दोस्त थे, क्योंकि मैं सोचता था दोस्त आफत ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते ये लोग। फिर मैं वहीं पे बैठा रहता हूँ। बारिश आ जाती है, बारिश से क्या होता है नोट गीले हो जाते हैं। फिर तब जाके फिर कुछ देर बाद बैठे रहने के बाद मुझे रियलाइज होता है कि यार ना तो मैं अब उसके लिए खाना बना पाऊंगा और ना मैं उससे कुछ पढ़ाई का सीख पाऊंगा। अगर मैं उससे पढ़ लेता सीख लेता तो एक दिन में 600 रुपये से ज़्यादा जो उसने चुराए थे वो 600 रुपये थे, उनसे ज़्यादा कमा सकता था। ठीक है, तो इसी फिर वो रियलाइजेशन के साथ मैं अपना क्या करता हूँ, मैं वापस अनिल के घर चला जाता हूँ। ठीक है, अब अनिल के घर जाकर क्या होता है भाई, मैं उन जो पैसे चुराए थे मैंने उनको गद्दे के नीचे वापस रख कर और अपना सो जाता हूँ। अगले दिन अनिल सुबह उठता है और मुझे अपना 50 रुपए का एक नोट देता है हाथ में, जो कि अभी भी गीला था क्योंकि बारिश कल रात को हुई थी, और कहता है अब से तुम्हें महीने की सैलरी मिलेगी। तो फिर अच्छा, लेकिन ना तो उसके होठों से पता चला ना उसकी आंखों से ये कि वो जान गया था कि मैं कल पैसे लेके भागा था। पर ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि वो मुझे माफ कर चुका होता है। अब तुम्हारा टीचर वापस आ चुका है, हरी सिंह जा चुका है। अब सुनो भाई, इस चैप्टर की थीम क्या है? ट्रस्ट, कंपैशन एंड लव, प्यार, भरोसा और पेशेंस। भाई ये सब चीजें क्या होती है, किसी भी इंसान को बदल सकती हैं। ठीक है, उसको अपना क्रिमिनल से अच्छा आदमी बना सकती है, क्योंकि कोई भी इंसान भाई क्रिमिनल पैदा नहीं होता है, दुनिया के हालात उसे क्रिमिनल बनाते हैं। क्या पता आज का क्रिमिनल करके संत बन जाए। ठीक है, बाकी और कभी कभार हम इंसान अपना ही नेचर नहीं समझ पाते कि हम चाहते क्या हैं। जैसे हरी सिंह ने चोरी कर ली पर वो ऐसा चाहता नहीं था, क्योंकि भाई हालातों के हिसाब से हमारा नेचर बदलता रहता है, इसलिए जैसे हमारे हालात होंगे वैसे हमारा नेचर। बाकी लर्निंग में आप क्या लिखोगे कि किसी भी गलत करने वाले को पनिशमेंट ही अकेला रास्ता नहीं होता है सही करने के लिए, उसको हम प्यार, भरोसे और पेशेंस से भी बदल सकते हैं। और हमेशा मनी इंसान को उतना डेवलप नहीं करेगी जितना एजुकेशन करती है, और वही हमें यहाँ पर हरी सिंह ने भी दिखाया, क्योंकि उसने एजुकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है मनी से। ठीक है, इससे कि ये पता चलता है कि एजुकेशन किसी भी इंसान को इज्जत से ज़िंदगी जीने का एक तरीका देती है। इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप भी एजुकेशन को अच्छे से लो बेटा। ठीक है, समझ आ गया? अगले चैप्टर पे चलते हैं। ओके, हाँ तो भाई शुरू करें तीसरा चैप्टर, फुटप्रिंट विदाउट फीट, यानी कि पैरों के बिना पैरों के निशान। देखो यार, इस चैप्टर में एक कहानी बताई गई है ग्रिफिन नाम के साइंटिस्ट के बारे में, जो थोड़ा सा सनकी था। असल में उसने ऐसी कुछ दवा बना ली थी जिसको खाकर वो ट्रांसपेरेंट बन सकता था, अपनी बॉडी को इनविजिबल बना सकता था, समझे? लेकिन उसकी बॉडी सॉलिड उतनी रहती जितनी सिंपल ही रहती है। अब देखो कहानी शुरू होती है कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि सड़क पर देखते हैं कि बिना पैरों के निशान सड़क पर बन रहे होते हैं, तो इसे देखकर वो बड़े चौंकते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे उनकी मिट्टी गायब होती जाती है पैरों के निशानों की, और वो आगे खत्म हो जाते हैं बिल्कुल, तो बच्चे चौंक जाते हैं। असलियत में पैरों के निशान किसके थे? ग्रिफिन के थे। उसने क्या करा था, वो एक लैंडलॉर्ड के यहाँ रहता था, तो उसने जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी मिसेस हॉल, वो उसे थोड़ी बुरी लगती थी, वो जैसे उसे थोड़ा परेशान करती होंगी, तो उसने एक दिन इनविजिबल वाली दवा खाकर उनके घर में आग लगा दी, वो भाग आया। तो फिर जब तक उसके पैरों में मिट्टी चिपकी रही तब तक तो उसके निशान आए, लेकिन जैसे जैसे मिट्टी हट गई वैसे वैसे वो एकदम इनविजिबल बिल्कुल बन गया, उसके पैरों के निशान भी नहीं दिखे। अब क्या हुआ, उसने भाई ये तो ठीक है इनविजिबल हो गया, भाग आया, लेकिन समय गलत चुना इन सब चीज़ों को करने के लिए। ये सर्दी का समय था, अगर उसके शरीर पे कोई भी कपड़ा होता तो वो दिख जाता, इसलिए उसने सारे कपड़े भी उतार दिए। तो अब उसे भाई वो एकदम नंगा था, उसे ठंड भी लग रही थी। अब उसने रात का समय था, गर्मी पाने के लिए एक दुकान में छुप जाता है।
दुकान में वो थोड़ा रेस्टोरेंट टाइप का था, तो उसने रात में खाना ना खाया, कपड़े वपड़े पहन लिए और फिर उसे सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो सोता रहता है, दुकान खुलने का भी टाइम हो जाता है, लोग अंदर भी आ जाते हैं, तो वो एकदम भागता है, तो लोग उसे पकड़ते ही हैं। इसके चक्कर में वो दोबारा जो भी उसने कपड़े वपड़े पहने थे वो सब उतार के फेंक देता है। फिर इनविजिबल बन के वो भटकता रहता है, लेकिन फिर उसने सोचा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसलिए वो जाता है एक ऐसी जगह जहाँ पर ये नकली नाक का नाक मिलते हैं सिर्फ फिल्मों के लिए, ड्रूरी स्ट्रीट पर। तो वहां पे जाता है, वो वहां से सारा सामान खरीद लेता है और फिर उस दुकान से जिससे खरीदता है वहां के आदमी को भी ये इनविजिबल बन के मार देता है, और वहां से अपनी बैंडेज बांध लेता है पूरे चेहरे पर, कोट वोट सब खरीद लेता है, नाक आँख कान, और नीचे आ जाता है अपना। फिर अब ये सोचता है कि लंदन में तो मैं रहूंगा नहीं, यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है, तो फिर ये चला जाता है एपिंग एक विलेज में, और वहां पर एक धर्मशाला में रहता है। अब वहां पे धर्मशाला में जो लैंडलॉर्ड थी वो उससे कुछ सवाल पूछती है, तो ये उनसे कह देता है भाई मुझे तो शांति चाहिए, मुझे तुम परेशान मत करो। लेकिन वो भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि इसने जो बिल थे वो उसने असल में जिसकी दुकान से इसने सारा सामान खरीदा था ना, उसने वहां से पैसे भी चुरा लिए थे, तो उन पैसों से ये एडवांस से उसी उनको दे देता है थोड़ा सा, तो इसलिए लैंडलॉर्ड भी चुप हो जाती हैं। लेकिन फिर जब आगे का बिल देने की बारी आती है तो इसके वो पैसे खत्म हो चुके होते हैं, तो फिर ये नाटक करके दिखाता है अरे रुको मेरा एक चेक आने वाला है। फिर कोई बात नहीं, उसकी लैंडलॉर्ड भी कुछ नहीं कहती है। लेकिन अगले दिन सुबह उसकी धर्मशाला में क्या होता है, लैंडलॉर्ड की जहाँ पर पैसे रखे रहते थे स्टडी में, तो वहाँ पे कुछ आवाज़ें आती हैं पैसे चोरी होने की। तो उनके आदमी वहाँ पर जाके देखते हैं, तो वहाँ से दिख रहा होता है कि कुछ मनी ले गए, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो साइंटिस्ट ही था। अच्छा, फिर क्या होता है, उन लोगों को समझ नहीं आता है, तो वो कहते हैं ये शायद किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर है, मतलब कुछ पता नहीं अनोखी सी चीज हुई है। उसके बाद साइंटिस्ट के कमरे का दरवाजा खुला हुआ मिलता है, जो कि आज तक ऐसा होता नहीं था, क्योंकि वो अपने कमरे में किसी को आने नहीं देता था, और कोई घुस भी जाता था तो वो बहुत गुस्सा होता था। तो फिर वो जो उसके साइंटिस्ट के जो लैंडलॉर्ड थे और उनकी जो वाइफ थी वो वहाँ पे चले जाते हैं, उसके कमरे में देखते हैं तो वहाँ पे बैंडेज एंडेज सब बिखरी पड़ी होती है। साइंटिस्ट निकल के आता है अंदर से, वो तो इनविजिबल होता है, तो वो अपनी टोपी उठा के बेड से एकदम इसके मुंह पे मार देता है अपनी लैंडलॉर्ड के, और एकदम उसको कमरे से बाहर निकाल देता है, दोनों को ही। फिर क्या होता है, ये लोग काफी डर जाते हैं, तो सब लोगों में अफवाह क्या फैल जाती है, कोई कोई चुड़ैल की वजह से हो रहा है, चुड़ैल की वजह से। लेकिन साइंटिस्ट के ऊपर सारा शक आ जाता है अपने आप। ऐसा कैसे, क्योंकि जो साइंटिस्ट ने पैसे चुराए थे सुबह स्टडी से, वो दोपहर में लैंडलॉर्ड को देने आ जाता है कि ये लो आपका बाकी का किराया। अब भाई वो कहती है कि अभी तक तो उसके पास पैसे थे नहीं, अब एकदम आ गए, तो फिर वो समझ जाते हैं, तो इसलिए वो कांस्टेबल को बुला लेते हैं। कांस्टेबल जब तक नहीं आ पाता है उससे पहले ये लैंडलॉर्ड खुद उसकी तहकीकात करने चली जाती है। कमरे में जाती है तो वो कहती है कि भाई तुम कैसे इस कमरे के अंदर हो, खाली कमरा है ये, अभी तुमने लॉक कर दिया था, जैसे साइंटिस्ट ने पहले अपना कमरा लॉक कर दिया था, तो एक लॉक्ड कमरे में ही घुस गया, तो ऐसा कैसे हुआ। तो साइंटिस्ट अपना बात बात पर जल्दी गुस्सा हो जाता था, वो गुस्सा हो जाता है, फिर एकदम इसे अपनी बैंडेज एंडेज हटा के दिखा देता है कि देखो मैं तो एक इनविजिबल आदमी हूँ, तुम मेरे को अंडर एस्टिमेट मत करो। ये देखकर वो तो एकदम बेहोशी हो जाती है। फिर वहां से भाई जो कांस्टेबल आता है वो एकदम उसको पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन वो धीरे धीरे अपना एक एक कपड़ा उतारता जाता है और इनविजिबल हो जाता है, एंड में उसको कोई नहीं पकड़ पाता, कांस्टेबल भी चक्कर खा के गिर जाता है। अब देखो चैप्टर की थीम क्या थी कि यार साइंस की इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज होती हैं, अगर हम इनका मिसयूज करेंगे तो फिर इनसे हम बहुत बुरा कर सकते हैं, इंसानों की भलाई में इनका यूज करना चाहिए। अगर जो इंसान इनका मिसयूज करता है ना, तो वो साइंटिस्ट नहीं रहता, वो एक क्रिमिनल बन जाता है, समझे। बाकी दूसरी बात लर्निंग क्या है कि अगर आपके पास इतना इंटेलिजेंट ब्रेन है, आपने कोई साइंस की डिस्कवरी करी है, तो लोगों के भले के लिए उसको यूज करें, ह्यूमैनिटी के लिए यूज करें, लोगों का बुरा ना करें उससे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले चैप्टर पे, शुरू करें अपना चौथा चैप्टर। कौन सा है भैया, द नेकलेस। देखो बेटा इसमें कहानी बताई गई है एक लड़की के बारे में जिसका नाम था मैटिल्डा। उसके पास जो भी था जीवन में वो उससे खुश नहीं थी। वैसे वो बहुत सुंदर थी और उसको शायद अमीर घर में पैदा होना चाहिए था, पर वो किस्मत की वजह से पैदा हो गई गरीब घर में, और उसकी शादी भी हो गई एक मामूली से क्लर्क से। अब भाई वो क्या सोचती थी कि हमारे पास चांदी के बर्तन होने चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए वो होना चाहिए, और जो भी उसके पास था उसमें खुश रहती नहीं थी, हमेशा अपने आप को कोसती रहती थी, रोती रहती थी। एक दिन क्या हुआ, उसके पति का नाम था लॉयजल, ठीक है। उसको वो क्या करता है, एक दिन उसको कार्ड मिलता है कि किसी मिनिस्टर के यहाँ से अपनी इनविटेशन था, कोई फंक्शन था उनके यहाँ पर, तो वो इससे कहता है चलो हम उनके यहाँ चलेंगे। फिर ये उस इनविटेशन को देखती है और उसको फेंक देती है कि कैसे चलेंगे, ना तो मेरे पास कपड़े हैं ना कुछ है। तो वो कहता है कितनी की आएगी एक नई ड्रेस, ले आओ। मतलब वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था। तो फिर वो 400 रुपये कुछ कहती है ड्रेस के, और वो फिर वो उसे दे देता है, जबकि उसने वो पैसे अपनी गन खरीदने के लिए बचाए होते हैं, पर वो दे देता है उसे, वो ड्रेस ले आती है। अब भाई फिर वो लाके खुश हो जाती है, लेकिन फिर वो कुछ दिन बाद दोबारा दुखी हो जाती है। फिर वो पूछता है भाई अब क्यों दुखी हो, अब तो तुम ड्रेस भी ले आई। तो फिर वो कहती है भाई अभी तो ड्रेस ही आई है, अब मेरे पास कोई ज्वेलरी तो नहीं है पहनने के लिए। तो फिर क्या था, एक उसकी दोस्त थी जो कि थोड़ी अमीर थी, उसका नाम था मैडम फ्रॉस्टियर। तो वो ना बहुत अमीर थी, उसके पास काफी सारी ज्वेलरी आती तो उसका पति कहता है कि जाओ अपनी दोस्त से कुछ दिन के लिए उधार मांग लो वो ज्वेलरी, और फिर पहन के वापस कर देना, ठीक है। फिर ऐसा वो समझ जाती है, फिर खुश हो जाती है, अपनी दोस्त के पास जाती है। अब उसने उसे बहुत सारी ज्वेलरी दिखाई, उसमें इसको पसंद आया एक ही डायमंड का नेकलेस था, बहुत प्रीशियस था, एकदम वेलवेट के बॉक्स में रखा था। उसको ये वहां से ले आती है।
फिर उस दिन ये पार्टी वाले दिन पहन भी लेती है। उस दिन भाई सब इसकी लोग खूब तारीफ करते हैं, बहुत इसको मतलब खुशी होती है, झूठी तारीफ होती है वो सब देखो सिर्फ, क्योंकि इसके रूप की सुंदरता की तारीफ होती है। फिर ये वहाँ पे रात भर पार्टी करती है, ये लोग तो सो भी जाते हैं, इनके जो पति लोग थे। फिर अगले सुबह ये लोग कहते हैं चलो भाई अब चलें घर, क्योंकि उसे सुबह 10 बजे तक ऑफिस भी जाना था। तो फिर फटाफट से ये लोग उतरते हैं वहाँ से, और वो इसको शॉल उड़ाता है अपना। फिर इन्हें रास्ते में कोई कैब भी नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से ये लोग तांगा पकड़ के घर आते हैं। लेकिन फिर आके क्या देखते हैं कि इसके गले में नेकलेस था ही नहीं वो डायमंड का। अब ये लोग फिर टेंशन में कि खा गया नेकलेस, कहीं गिर तो नहीं गया, कहीं वो कैब में तो नहीं गिर गया, कहीं तुमने उतरते में पहना था, तुम्हें याद है या नहीं है। भाई वो फिर नेकलेस इन्हें मिलता ही नहीं है। अब फिर ऐसा ही हुआ वो नेकलेस ये एक अपनी ज्वेलरी की शॉप में देख के आते हैं, जो होता 36,000 रुपए का। अब भाई इसके पास तो टोटल इस आदमी के पास जो थे वो सिर्फ 18,000 थे। तो फिर ये कर्जा ले लगा कर, ठीक है, जूते मूटे वादे कर कर आकर 36,000 रुपये में वो नेकलेस लेता है। फिर वो ये अपनी दोस्त को देकर आती है। उसके बाद से बेटा इनकी ज़िंदगी के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। ये लोग फिर बहुत बुरी लाइफ जीते, अपना घर बार बेच देते हैं, अपने चौल में रहने लगते हैं, कमरे रेंट पे लेकर। बाकी फिर ये बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, सारा बुरा बुरा काम करती है। रोज़ सुबह कचरा लेके जाती थी नीचे, और एकदम जो कहते हैं ना जो सख्त सी औरतें हो जाती हैं वैसी बन जाती है ये, ठीक है। बाकी इसका आदमी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर 10 साल बाद ये पूरा लोन रीपे कर पाते हैं। उसके बाद एक दिन भाई वो जो उसकी दोस्त थी वो इसे जाती हुई दिखती है रास्ते में। वो तो अभी भी सुंदर थी, एकदम यंग दिख रही थी, और ये एकदम बेकार लगने लगी थी अब। तो फिर ये कहती है कि तुमने मुझे पहचाना, मैं वही हूँ मैटिल्डा जिसने तुमसे नेकलेस लिया था, अब तुम्हारी वजह से हमारी ज़िंदगी का ये हाल है। तो वो कहती है ऐसा क्यों भाई। तो वो कहती है तुम्हारा नेकलेस याद है, तुम्हें खो गया था, मैंने तुम्हें नया डायमंड का ला के दिया था। अब उसकी दोस्त कहती है ओ मैं पुअर मेटिल्डा बेचारी, वो तो नेकलेस नकली था, वो तो सिर्फ 500 रुपये से ज़्यादा का नहीं था, तुम मुझे बताती तुम। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अब देखो चैप्टर की बेटा थीम क्या है। चैप्टर की थीम ये है कि जो भी हमारे पास है हमें उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा की हाई करेंगे तो फिर हम अपने आप को बिना फालतू की टेंशन्स को बुलाते हैं, कन्फ्यूजन्स को बुलाते हैं और दिक्कत को बुलाते हैं। और लर्निंग क्या है, लर्निंग ये है बेटा कंटेंटमेंट होना चाहिए हमारी लाइफ में। जो भी हमारे पास है उसमें सेटिस्फाइड रहें, खुश रहें, जो है उसको गिनो, जो नहीं है उसको मत गिनो। ओके बेटा, चलते हैं अगली नेक्स्ट चैप्टर पे। शुरू करें अपना 5वां चैप्टर। कौन सा है भैया, भोली। देखो इसमें हम बात करने वाले हैं एक गांव के नंबरदार के बच्चे के बारे में जिसका नाम था भोली। नंबरदार का नाम है रामलाल। उसके टोटल 7 बच्चे हैं, 4 लड़कियां 3 लड़के। तीनों लड़के बाहर पढ़ते हैं, और उसमें बड़ी वाली लड़की जो है 4 में से राधा, उसकी शादी हो चुकी है। दूसरे नंबर की मंगला की बात चल रही है, और तीसरे नंबर की चंपा की भी आसानी से हो जाएगी। अब दिक्कत है वो है भोली के साथ। क्यों है, ये बचपन में अपने पालने से सर के बल गिर गई थी, जिसके बाद इसका थोड़ा दिमाग काम करना बंद कर गया था, इसलिए थोड़ी वीक रह गई थी। इसलिए ये थोड़ी चालाक नहीं थी, तो सब लोग इसे भोली भोली कहते थे, ठीक है, सिंपलेटन। और फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, 2 साल की उम्र में इसको आया स्मॉल पॉक्स का अटैक, जिससे इसके पूरे चेहरे पर धब्बे हो गए काले कलर के। उसके बाद ये भाई असुंदर भी नहीं बची। अब इसलिए इसकी माँ तो इससे बिल्कुल नफरत सी करने लगी थी कि इसका उन्हें कोई मतलब नहीं था, बस इसके पिताजी को तब भी इससे प्यार था। अब एक दिन गांव में खुलता है स्कूल, तो तहसीलदार आते हैं। अच्छा, नंबरदार क्या होता है भाई, नंबरदार एक तरीके से गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है एक विलेज में। तो स्कूल खुला था, तो फिर वो इसी के पिताजी से कह के जाते हैं, वो नंबरदार थे, कि आप अपने सबसे पहले बच्चे को भेजो स्कूल में, जिससे पूरा गांव के लिए भी एग्जाम्पल सेट हो। तो पिताजी उसके घर पे आकर उसकी माँ से पूछते हैं कैसे भेजें। तो माँ कहती है पहले तो किसी को मत भेजो, कि अगर स्कूल चले जाएंगे तो शादी कौन करेगा इनसे, मतलब पहले ज़माने में बहुत खराब माना जाता था। लेकिन फिर वो कहती है चलो भोली को भेज दो, वैसे इसका क्या होने वाला है। तो भोली को ये लोग ये सोचकर स्कूल भेज देते हैं। उस दिन उसको नए कपड़े देते हैं, इसके बालों में ऑयल लगाते हैं, मतलब नहीं तो इसकी कोई केयर नहीं करता था। अच्छा, फिर उस दिन इसको ऐसी फीलिंग आती है कि कहीं इसको बेचने जा रहे होते हैं, क्योंकि इसे याद होती है अपने काऊ की, जैसे ऐसे ही एक दिन बेचे आए थे। वो बच्चे की इमेजिनेशन है, कोई बात नहीं। खैर, फिर इसके पिताजी कहते हैं तो हम स्कूल लेके जा रहे हैं। तो भोली वहाँ पे जाती है, देख के बड़ा खुश होती है कि उसकी उम्र के इतने सारे बच्चे थे वहाँ पर। उनको देखने के बाद फिर जब टीचर उनसे उसका नाम पूछती है क्या है तुम्हारा नाम, अब भोली हकलाने भी लगी थी। तो वो हकला हकला के बोल नहीं पाती है भोली। उससे पहले पूरी क्लास उस पर हंसना शुरू हो जाती है, और इसलिए वो रोने लगती है सर झुकाकर। अब स्कूल की छुट्टी भी हो जाती है, तब भी वो रोती रहती है। फिर टीचर उसे प्यार से कहती है बेटा अपना नाम बता उठ के। तो टीचर की आवाज़ उसको कुछ ऐसा असर करती है, वो फिर अपना नाम पूरे तरीके से कोशिश करती है बोलने की, और बोल ही देती है। अब टीचर उससे कहती है मैं तुम्हें बेटा अच्छे से बोलना सिखाऊंगी, पढ़ना लिखना सब कुछ सिखाऊंगी, बस तुम्हें रोज स्कूल आना है। तो भोली की अब नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। उसके दिल में तेज तेज धड़कन हो रही थी कि अब भाई अब वो बिल्कुल एकदम बढ़िया लड़की बन जाएगी। अब साल बीते, फिर भोली की क्या हुआ, शादी की उम्र हो गई। अब उसके लिए रिश्ता आता है दूसरे गांव से, एक 50 साल के विशंबर नाथ का। कहाँ, भोली जवान लड़की। उस समय ऐसे ही काम हुआ करते थे। तो उसकी माँ कहती है, पहले पिताजी तो मना करते हैं कि वो तो मेरी उम्र का है, मैं नहीं करूंगा। लेकिन उसकी माँ कहती है तुम्हारी भोली में भी तो इतनी कमियां हैं, कर दो कोई बात नहीं, ठीक है, वैसी कौन सी उम्र है ज़्यादा। तो फिर भाई विशंबरनाथ का रिश्ता एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब भाई क्या होता है, जब रिश्ते के दिन वो आता है बारात लेकर अपनी शादी वाले दिन, तो फिर जब वो उसे वरमाला पहनाने जा रहा होता है, तो उस समय क्या होता है, भोली के चेहरे से उसका पल्लू खिसक जाता है, जिससे कि रामलाल उसका चेहरा, वो विशंबरनाथ उसका चेहरा देखता है, कहता है तुम्हारे चेहरे पे तो धब्बे हैं। तो फिर उसका एक दोस्त पीछे से कहता है विशंबरनाथ का कि तू भी तो लंगड़ा है भाई और बुढ़ा भी है,
लेकिन क्या हुआ, तो फिर विशंबरनाथ कहता है मैं तो अब भाई दहेज लेकर ही शादी करूंगा, वरना वो पहले दहेज नहीं ले रहा होता है। अब वो कहता है 5,000 रुपये दहेज दो जब भी शादी होगी। तो फिर रामलाल कहता है भाई मेरे पास सिर्फ 2,000 है सरकार, और उसके पैरों में रख देता है अपनी पगड़ी। ये देखकर भोली को बहुत गुस्सा आता है, पर विशंबरनाथ कहता है 5,000 से कम में नहीं। तो फिर रामलाल जैसे तैसे मैनेज करके 5,000 रुपये लाता है, उसको देता है और शादी आगे बढ़ती है। तो फिर जब उसे वरमाला पहनाने जा रहा होता है तो कोहली उसके हाथ से वरमाला निकाल के एकदम अग्नि में डाल देती है, ठीक है, और कहती है कि भाई मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो उसके पिताजी कहते हैं क्यों, तू हमारी इज्जत का बखेड़ा कर रही है। वो कह रही है पिताजी इज्जत के लिए तो मैं अभी तुम शादी कर रही थी ये, पर जिस आदमी को खुद इतना लालची है उससे मैं कैसे शादी कर सकती हूँ, ठीक है। तो फिर गांव की कुछ औरतें भी उससे कुछ उल्टा सीधा कहती हैं, तो उनसे वो कहती है देखो जब तक मैं चुप थी क्योंकि तुम लोग मुझे डम्ब काऊ समझते थे, लेकिन अब मैं भी होशियार हो गई हूँ, ठीक है। फिर पिताजी कहते हैं अगर तू शादी नहीं करेगी तो क्या करेगी। तो भोली कहती है मैं तुम्हारी ही सेवा करूंगी पिताजी, माता की सेवा करूंगी अपनी, और बच्चों को पढ़ाऊंगी इसी स्कूल में। ये सब उसकी टीचर भी पीछे खड़े होकर देख रही होती है, जिनको, ठीक है, जिसने उनको पढ़ाया था। अब भाई क्या होता है, टीचर को देखकर बड़ी खुशी होती है यहाँ पर कि जो उन्होंने एक बच्ची को तैयार किया था एकदम इतनी डरपोक से, उसे इतना मजबूत बनाया, उन्हें बड़ी खुशी होती है देखकर। इसी के साथ अपना चैप्टर एंड होता है। अब इस चैप्टर की भाई थीम क्या है, थीम भाई वही है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी बुक को उसके कवर से मत जानो कि भाई अगर भोली दिखने में बुरी है तो वो सब पढ़ने लिखने हर चीज़ में बुरी होगी। दूसरी चीज़, एजुकेशन हमारी लाइफ में बहुत चेंज कर सकती है, वो हमारी लाइफ में एक मतलब इज्जतदार तरीके से हम लाइफ को जी सकते हैं अगर हमें एजुकेशन है हमारे पास, ठीक है। और लर्निंग बेटा क्या मिलती है कि अपने आप को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, एजुकेशन गेन करो। एजुकेशन करने के बाद आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी, आप भी दूसरों की तरह एक ऑनरेबल वे में ज़िंदगी को जी सकते हो, ठीक है। यही के साथ बेटा ये चैप्टर एंड होता है। अब चलते हैं अपन अगले चैप्टर पे। और भाई ये भी पता चलता है कि एजुकेशन से हम इंडिपेंडेंट बनते हैं, हम किसी पर निर्भर नहीं रहते, अपने आप अपना गुजारा कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। अब देखो यहीं पर भोली इंडिपेंडेंट हो गई, तभी तो उसने ये बात कही कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं जब भी मेरा काम चल जाएगा मैं स्कूल में पढ़ाकर पैसे कमा लूंगी, आपकी सेवा करूंगी, ठीक है। इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी होती है। हाँ तो भाई चले अपने छठवें चैप्टर की तरफ, जो कि है द मिडनाइट विजिटर। ये चैप्टर क्लास 10 का सच में बता रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, इसको बहुत मजे से सुनना, मजा आ जाएगा। देखो इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। पहला है मिस्टर ऑजिबल जो कि एक डिटेक्टिव है, दूसरा है मिस्टर फाउलर जो कि एक राइटर है और वो कुछ ऐसी डिटेक्टिव स्टोरी लिखना चाहते हैं, ठीक है। तीसरे है मिस्टर मैक्स जो कि इस कहानी के विलेन है और वो भी एक डिटेक्टिव एजेंट ही है। अब इसके आगे की बात अब शुरू करते हैं। देखो मिस्टर ऑजिबल एक अच्छे डिटेक्टिव एजेंट हैं, पर ना तो उनकी सलमान खान जैसी बॉडी है और ना ऋतिक रोशन जैसे एब्स। अब लेकिन फिर वो डिटेक्टिव जैसे दिखते तो है नहीं, वो थोड़े मोटे हैं, पर तब भी मिस्टर फाउलर मिस्टर ऑजिबल से मिलने आए हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो कुछ उनसे डिटेक्टिव स्टोरी लिख रहे हैं ना मिस्टर फाउलर, तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल चाहते हैं या कुछ किस्से सुनना चाहते हैं जिससे उन्हें कुछ अच्छे आइडियाज मिल सके। इसलिए वो लोग मिस्टर ऑजिबल एक फ्रेंच होटल में ठहरे हुए हैं, तो वहाँ पर वो आते हैं और फिर वहाँ से वो कहते हैं कि मेरा, मिस्टर ऑजिबल फाउलर से कहते हैं कि मेरा जो रूम है वो तो 6th फ्लोर पे है, वहाँ पे चल के आराम से बात करेंगे, टॉप पर है एक, ठीक है। तो फिर वो होटल के कॉरिडोर से दोनों आदमी जा रहे होते हैं, तो मिस्टर ऑजिबल उससे कहते हैं अरे यार तुमने सोचा होगा कि मैं तुम्हें पता नहीं कैसा मिलूंगा, लेकिन मैं वैसा बिल्कुल नहीं, थोड़ा मोटा आदमी हूँ। और बाकी तुमने सोचा होगा कि जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि ड्रग डाल दी है वाइन में, या छोटे छोटे वेपन्स हैं, या कोई एक सुंदर सी कन्या मुझे खत देने आ रही है, इन्फॉर्मेशन है उसमें, ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है। पर हाँ तुम्हें, अच्छा इतना कहकर वो पूरा कॉरिडोर क्रॉस कर लेते हैं, ऊपर अपने रूम तक पहुंच जाते हैं और फिर कहते हैं लेकिन आज मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, तुम्हें एक ऐसी रिपोर्ट से आज तुम्हारा सामना कराने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इस देश के इतिहास पे भी इफेक्ट डाल सकती है। तो फिर ऑजिबल जी अपने कमरे का गेबाड़ खोलते हैं, अंदर जाते हैं और वो दोनों अंदर आ जाते हैं, गेट बंद, लाइट ऑन करते हैं। जैसे ऑन करते हैं वो अपने सामने क्या देखते हैं, मिस्टर मैक्स खड़े होते हैं, दूसरे डिटेक्टिव एजेंट ऐसे गन ताने। वो भाई क्या थे, वो भी उसी रिपोर्ट को लेने वहां पर आए थे जो मिस्टर ऑजिबल वहां पर उस दिन लेने वाले थे या उन्हें मिलने वाली थी। तो फिर मिस्टर ऑजिबल उन्हें देख के सरप्राइज नहीं होते हैं, कूल कहते हैं तुम यहाँ कैसे, तुम्हें तो बर्लिन में होना चाहिए था अभी। तो फिर मिस्टर मैक्स कहता है अरे मैं भी वही रिपोर्ट लेने आया हूँ जो तुम लेने आए हो, क्योंकि मुझे लगता है वो रिपोर्ट मेरे हाथों में ज्यादा सेफ रहेगी देन तो योर्स, ठीक है। इतना सुनने के बाद कोई बात नहीं, मिस्टर ऑजिबल तो वहां पर बैठ जाते हैं। फिर वो उससे पूछते हैं तुम आए कहाँ से, बालकनी से आए हो क्या? क्यों जो बालकनी मेरे रूम में विंडो से नीचे अटैच है। तो वो कहता है मिस्टर मैक्स नहीं मैं बालकनी से तो नहीं, मैं तो पास की लेकर आया हूँ, पास की होती है जो मास्टर की टाइप, ठीक है, उसको लेने में मुझे बड़ी दिक्कत हुई थी। तो वो कहते हैं अरे तुम बालकनी से आते, पिछले महीने भी एक आदमी वहां से आ गया था। असल में ये जो रूम है ये पहले बड़े यूनिट का पार्ट हुआ करता था, इसके बगल का जो एक कमरा था वो ड्राइंग रूम था, तो उससे एक बालकनी अटैच थी जो मेरे रूम में आती थी नीचे। तो फिर उससे एक आदमी पिछले महीने आ गया था यहाँ पर, मैंने होटल वालों से कही भी थी उसे लॉक कर दो, लेकिन इन्होंने करा नहीं, ठीक है। तो वो कहता नहीं मैं तो पास की से आया, अगर बालकनी की पता होती तो मुझे आसानी और हो जाती, पर कोई बात नहीं। फिर मिस्टर मैक्स जो है, अच्छा मिस्टर फाउलर अभी सक्के में, क्योंकि वो गन ताने ऐसे खड़ा होता है ना मिस्टर मैक्स, तो वो मिस्टर मैक्स फाउलर से कहते हैं अरे तुम भी बैठ जाओ भाई। उतने में क्या होता है, डोर पे नॉक नॉक होती है।
तो मिस्टर मैक्स कहता है ये कौन होगा, तो भाई मिस्टर ओजेबल कहते हैं अरे वो पुलिस होगी, मैं नहीं कह रहा था, क्योंकि आज इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो मिलने वाली है भाई, इसलिए पुलिस का तो होना थोड़ा जरूरी बन जाता है ना, मैं एक मेरी रक्षा के लिए। ठीक है भाई। तो मिस्टर मैक्स कहते हैं तो फिर तुम उन्हें अंदर नहीं आने दोगे ना, वो कहता है नहीं डोर तो खुला हुआ है, अगर मैंने नहीं खोला तो फिर वो अपने आप पुलिस अंदर आ जाएगी, ऐसा मिस्टर ओजेबल कहते हैं मैक्स से। तो फिर मिस्टर मैक्स कहते हैं देखो मैं तुम पर निशाना ताने हुआ हूँ, तुमको उन्हें अंदर लेना है और कह देना कोई दिक्कत नहीं है, आप चले जाओ यहाँ से, अगर तुमने कहीं भी चालाकी करी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, रिस्क ले लूंगा, फिर चाहे जो भी मुझे नहीं पता। ठीक है। तो इतना कहने के बाद मिस्टर, और फिर अब वो ये भी कहता है संग में कि मैं जब तक से इस बालकनी से नीचे चला जा रहा हूँ, इस बालकनी में चला जा रहा हूँ मैं इस विंडो से। ठीक है। तो फिर वो क्या करता है, विंडो तक जाता है, अपना एक पैर बाहर निकाल लेता है और कहता है तुम दरवाजा खोलो, उनसे मना करो, और गन का एम मिस्टर ओजेबल की तरफ ही रखता है। फिर जैसे ही वो किवाड़ खोलते हैं उतनी देर में ये नीचे बालकनी में चला गया होता है। ठीक है। और फिर कुछ सुनने समझने से पहले ही वहां पे क्या दिखता है हमें कि जो डोर से अंदर आया वो एक वेटर था, वाइन की बोतल उसके हाथ में थी, वो उसे रखता है, उसे खोलता है, और फिर मिस्टर फाउलर जो थे उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था, ये क्या, ये तो पुलिस नहीं है, तो ये है। तो फिर मिस्टर ओजेबल से वो कहते हैं सर आप तो पुलिस कह रहे थे, वो कह रहे थे पुलिस वुलिस कुछ नहीं, मैंने इनसे कहा था जब मैं आऊँ होटल में तो वाइन की बोतल लग जाना, तो ये अब आए हैं। ठीक है। फिर मिस्टर फाउलर ओजेबल से कहते हैं सर वो मैक्स का क्या हुआ जो नीचे गया बालकनी से, वो वापस आ रहा होगा, तो ओजेबल कहते हैं अरे वो नहीं आएगा वापस, वहां कोई बालकनी है ही नहीं। और इसी के साथ चैप्टर खत्म। अब भाई चैप्टर में सबसे बड़ा सस्पेंस था बालकनी, बेटा वहां पे कोई बालकनी थी नहीं, लेकिन जब भी ओजेबल जी ने एक ऐसी इमेजिनेशन बनाई मैक्स के दिमाग में जिससे उसको लगा वहां बालकनी है, वो उसमें कूद भी गया। अब देखो इस चैप्टर की थीम क्या है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है ना, ये बुद्धि, इसमें बेटा जितनी शार्प ये है, जितनी डेंजरस ये है, उतना दुनिया का कोई वेपन नहीं हो सकता, इससे हम किसी को भी हरा सकते हैं। इस चैप्टर की लर्निंग क्या है, लर्निंग ये है भाई कि कभी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आए पैनिक नहीं होना है, उसका बेटा समझदारी से सामना करना है, ब्रेवरी से, दिमाग लगाकर, तभी उसे जीत पाओगे। उम्मीद करता हूँ तुमको समझ आ गया होगा। बहुत बढ़िया चैप्टर था। चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। यो तो यार अब हम शुरू करें क्या अपना 7वां चैप्टर, जो कि है बेटा क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। और कसम से बता रहा हूँ ये चैप्टर ना तुम्हारे मिडनाइट विजिटर से भी ज्यादा बढ़िया होने वाला है, उससे भी ज्यादा सस्पेंस वाला होने वाला है। तो इसमें यार कहानी बताई गई है एक हॉरेस डेवी नाम के आदमी के। असल में ये क्या था, 50 साल का एक बुड्ढा था जिसकी शादी हुई नहीं थी और इसका ताले बनाने का काम था। ठीक है। इसके घर में एक नौकरानी रहती थी और एक हाउसकीपर थी और 2 सर्वेंट भी थे, मतलब हाउसकीपर नौकरानी की बात। ओके। बाकी भाई ये लोगों के ताले बनाता भी था और उनके ताले तोड़ता भी था, मतलब ये हर साल में एक चोरी तो करता ही करता था। और आज से 15 साल पहले ये एक बार जेल भी जा चुका है चोरी के चक्कर में। अब ये चोरी करता था तो क्यों भाई, असल में इसको भाई बुक्स कलेक्ट करने का बहुत ज्यादा शौक था, जो बहुत महंगी महंगी बुक्स आती थी ना, तो उनको ये एक एजेंट के थ्रू मंगवाता था, तो उसके लिए हर साल एक चोरी करता था और फिर बुक्स खरीदता था। अब इस साल भी इसने चोरी करी, सोच लिया, एक घर देख लिया, ग्रेंज ग्रेंज एक जगह है वहां पर, और वहां के लोग एक महीने के लिए अपने घर से गए हुए थे, तो और सिर्फ वहां पे 2 सर्वेंट रह रहे थे। ठीक है। और उस दिन तो फिर घर को ये देख लेता है, पूरी उसकी केस स्टडी कर लेता है, 2 हफ्ते लगाता है आराम से हर चीज घर के पढ़ने में, कि भाई किचन कहाँ है, गार्डन कहाँ है, इलेक्ट्रिक वायर्स कहाँ है, सेफ्टी कैसी है, सब कुछ देख लेता है। फिर उसके बाद ही क्या करता है, एक दिन चुनता है जहाँ पर क्या होता है उस दिन कि जो घर के सर्वेंट्स थे वो गए होते हैं पिक्चर देखने, और जो घर की चाबी थे वो किचन की डोर के बाहर टांग के चले गए थे। अब ऐसा देख लेता है वो, तो फिर वहां से चाबी उठाता है, किचन में एंटर करता है। उसने उनके डॉगी तक का नाम पता कर लिया था, उस घर में जो रहता था उसका नाम था शेरी। तो जैसे ही वो किचन में घुसता है उसे डॉगी मिलता है सबसे पहले, तो डॉगी से कहता है और शेरी बढ़िया। तो फिर अगर आप किसी पराये कुत्ते के सामने जाएं भी और उससे आप उसका नाम लेकर बोला और प्यार से बात करें तो आपको कुछ कहेगा नहीं जा रहा। तो उसने शेरी ने भी इससे कुछ नहीं कहा, ये अंदर चला गया। फिर उसने सबसे पहले जो चोरों वाला अलार्म लगा होता है उसके तार काटे, विदेशों में होता है ऐसा, यहाँ पर नहीं है। ठीक है। काटे। उसके बाद भाई उससे अच्छा एक दिक्कत थी इसे, वो क्या थी, इसको हे फीवर हो जाता था। हे फीवर मतलब जो फूल होते हैं ना उनसे ग्रेन्स निकलने, पॉलन ग्रेन्स जो आपने पढ़ा, उससे भी एलर्जी थी, तो उसकी वजह से इसे छींक आती थी बार बार। उस दिन बस ऐसे थोड़ा सा हे फीवर हो रहा था सुबह से। तो फिर वहां पे घर में घुसता है तो वहां पे टेबल पे ऐसे फूल रखे मिलते हैं, अब उनके जब पॉलन ग्रेन्स इसकी नाक पे जाते हैं तब ये छींक देता है। जैसे ये छींकता है सोई उतने में ही ऊपर से एक आवाज आती है, ये हे फीवर है या सादा जुकाम है। तो ये एकदम चौकन्ना कि भाई घर में कोई कैसे है, क्योंकि इसने तो सोचा था सब 1 महीने के लिए बाहर गए हैं। तो भाई फिर एक ऊपर से सुंदर सी कन्या उतरती है लाल ड्रेस में और इससे कहती है कि अगर ये हे फीवर है तो फिर तुम इसकी दवाई भी कर सकते हो, अगर तुम्हें पता है कौन से फूल से है। ये बिना कुछ सोचे समझे कह देता है मुझे हे फीवर है, क्योंकि ये भाई एकदम सोच ही नहीं पाता क्या हो गया, कोई था ही नहीं, अब कहाँ से ये घर में आ गए। अब भाई वो आती है, वो कहती है तो तुम यहाँ लूटने आए थे, मैंने तुम्हारी चोरी करने काम में दखल अंदाजी कर दी। ठीक है। अब भाई वो तो फिर उससे पूछती है कि तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला आइडिया क्या आया है, तो वो कहता है मैं तो यहाँ से भागना चाहता हूँ। तो वो कहती है मैं तुम्हें जाने दूंगी अगर मैंने चोर को सॉरी पुलिस को फोन मिला दिया तो वो कहता है मैं टेलीफोन वायर कट करके भाग जाऊंगा। तो वो कहती है अगर मैंने कुछ और कर दिया तो वो कहता है कि मैं इतना तो इंतजाम कर ही दूंगा कि जब तक मैं भागूं तब तक तुम कुछ और ना कर पाओ। यानी वो औरत कहती है तुम मुझे मारोगे, हर्ट करोगे मुझे,
ठीक है। तो वो कहता है अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं डरा रहा और तुम डर भी नहीं रही हो। तो फिर वो सोचता है कि अगर इस औरत से मैं प्यार से बात करूंगा तभी खुश हो जाएगा, क्योंकि औरत भी काफ़ी तेज़ है। ठीक है। अच्छा, फिर औरत क्या करती है भाई, एक वहाँ पे डिब्बी रखी होती है सिल्वर की, उसमें से एक सिगरेट लाती है। अच्छा, ये ग्लव्स ग्लव्स अपने सारे पहना हुआ था जिससे कोई फिंगरप्रिंट नहीं आए कहीं भी। तो फिर उससे कहती है जलाइयो भाई, तो उसको हाथ में लाइटर दे देती है। अब ये ग्लव्स उतारता है लाइटर पकड़ने के लिए और फिर उसके पास लाइटर लेके जाता है। तो अब क्या होता है, बस इतना दिमाग में रखो बात। फिर ये कहती है देखो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा जब ही मैं तुम्हें छोड़ूंगी, नहीं तो वो कहती है अगर मैंने तुम्हें यहाँ से छोड़ दिया तो तुम किसी और के घर में जाके चोरी करोगे। तो वो कहता है नहीं, मैं सबके घर में चोरी नहीं करता, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उन्हीं के पास जाता हूँ मैं चोरी करता हूँ बस, और मेरी चोरी भी सिर्फ बुक्स के लिए होती है और कोई मैं गलत काम नहीं करता। तो वो कहती है चलो तुम मेरा एक काम करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। काम क्या था, वो उसे एक सेफ दिखाती है। ठीक है। उस ज्वेलरी, उसमें क्या होती है, ज्वेलरी होती है। वहाँ पर 15,000 की घर में ज्वेलरी थी, इसे पता था। उसको वो चलाता तो उसे 5,000 रुपये तो मिल ही जाते। 5,000 क्यों मिलते 15 के, क्योंकि यार नंबर 2 का माल है ना, तो समझ रहे हो ना, इसलिए कम मिलते। तो वो कहती है कि देखो मेरे हस्बैंड मुझसे कह गए थे इसमें से ज्वेलरी निकाल के तुम बैंक में दे आना, और आज मुझे इन्हें पार्टी में शाम को पहने के जाना है, लेकिन मेरे से सेफ खुल नहीं रहा है क्योंकि मैं इसका पासवर्ड भूल गई हूँ। तो फिर वो कहता है हॉरेस अरे इतनी सी बात है, मैं आपके लिए इसको 1 घंटे में खोल दूंगा, पर आप फिर प्लीज़ मुझे ऐसे ही जाने देना। तो वो कहती है ठीक है। अब भाई वो अपने सारे टूल्स वूल्स तो लाया ही था, उसके पास बैग एक था उसमें सारा चोरी का सामान, उसको वो खोल देता है, कर देता है। 1 घंटे में उससे सारी ज्वेलरी निकाल के दे भी देता है, वहाँ से चला भी जाता है और प्रॉमिस करता है कि मैं कोई चोरी नहीं करूँगा। 2 दिन तक तो अपना प्रॉमिस निभाता है। तीसरे दिन भाई फिर उसके मन में आता है कि यार चोरी तो करनी पड़ेगी क्योंकि बुक्स भी तो खरीदनी है। इतना वो सोचते ही कि दोपहर तक उसके घर पे पुलिस आती है, उसे अरेस्ट कर लेती है क्योंकि तुमने ग्रैंज के घर में चोरी करी है, जहाँ पे वो चोरी करके मतलब उस औरत को गहने देकर आया था। तो वो कहता है अरे सर मैंने कोई चोरी नहीं करी। वो उससे फिर पूरी स्टोरी बताता है कि ऐसे एक औरत मिली, उसको मैंने ये दे दिया, उसने मेरे से ऐसा कहा था। ठीक है। लेकिन फिर बाद में क्या पता चलता है कि वो उस घर की मालकिन नहीं थी भाई, वो औरत तो समझ जाओ वो खुद ही एक चोर थी। वो असली मालकिन तो एक बुढ़िया आंटी निकलती हैं जो कि 60 साल की होंगी भाई। तो ये देखकर भाई उससे कुछ नहीं समझ आता, पुलिस उसको अरेस्ट करके ले जाती है और फिर से वो जेल की हवा खाने चला जाता है। और फिर जब भी उससे कोई ऑनर अमंग थीव्स के बारे में बात करता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। ऑनर अमंग थीव्स का मतलब क्या है, मतलब जो थीव्स का कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि कभी भी कोई एक चोर दूसरे चोर से के बारे में नहीं करेगा या उसकी शिकायत नहीं करेगा या उसका माल नहीं लूटेगा, क्योंकि वो उस जो दूसरी चोर थी ना, वो लाल ड्रेस में औरत क्या थी, वो कोई माल के नाल की नहीं थी, बल्कि वो तो खुद चोरी करने आई थी। तो उसने अपने दिमाग से ऐसा काम लिया कि चोरी इससे करवाई, पूरा इल्जाम इस पर लिया और माल खुद लूट के ले गई। तो उसने वो कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ दिया था। तो इसलिए ये कभी भी कोई इससे जेल में बात करता था उस पर गुस्सा हो जाता था एकदम कि कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता भाई, थी उसमें, सब पागलपने की बात है। कितनी शातिर थी यार वो औरत। ठीक है। अब देखो इस चैप्टर से बेटा अपने को थीम क्या है इस चैप्टर की, ये समझ लो पहले तो। थीम ये है कि हमें किसी को पर भी इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए उसको जाने बिना। अब इसने क्या करा, हॉरेस ने, ये खुद चोर था तो ये डर में आ गया और उसने क्या करा, उस पर विश्वास कर लिया कि यही इस घर की मालकिन होगी, जबकि वो थी नहीं। अच्छा, लर्निंग क्या मिलती है भाई कि किसी पर भी भरोसा करने से पहले उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो और उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करने के बाद ही उसके साथ आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन शेयर करो, वरना जो हुआ हॉरेस के साथ वो आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए बेटा सावधान रहे, सतर्क रहे और देखते रहें क्राइम पेट्रोल 100। तो यार देखा कितना बढ़िया चैप्टर था बेटा, कितना सस्पेंस वाला कि वो औरत ही खुद चोर निकली। और एक बात बताना, क्या तुम्हें पूरी स्टोरी जब से मैं सुना रहा था कहीं लगा था शुरुआत में कि ये औरत कुछ गड़बड़ है, ये मालकिन नहीं है? चलो अब बेटा चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। और यार इसकी स्टोरी में सबसे ज़्यादा मदद करी थी एक मैगजीन के आर्टिकल में, क्योंकि उस आर्टिकल में पहले से इस पूरे घर का नक्शा डिस्क्राइब था, कहाँ कितने रूम हैं, कैसे हैं, और यहाँ तक ये भी था कि इस घर के एक पेंटिंग के पीछे सेफ छुपा हुआ है। तो यार वो बहुत हेल्प हो गई इसकी, इसलिए कभी भी अपने घर का नक्शा कहीं न दो वरना गड़बड़ हो सकती है। तो शुरू करें 8वां चैप्टर। 8वां अब वो कौन सा है भाई, वो है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। यार ये होने वाला है बहुत ही धांसू चैप्टर। इसमें हम पढ़ने वाले रिचर्ड ई ब्राइट के बारे में जो अभी भी जिंदा है, उनकी एज 63 ईयर्स है और गजब की कहानी है साइंटिस्ट की भाई। होते ही साइंटिस्ट आधे पागल हैं, वैसे ही थे ये भी। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। मतलब भाई ये पागल तो नहीं, सॉरी कहना चाहूँगा, ये पहला बार ऐसा किसी के साथ हुआ था कि 22 साल की उम्र में किसी का आर्टिकल निकला हो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की मैगजीन में, जो कि बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वो मैगजीन बहुत ज़्यादा सम्मानित मैगजीन है। अच्छा, फिर हमें इसके बारे में पता चलता है कि ये बचपन से ही भाई इनके पिताजी की जल्दी डेथ हो गई थी, मम्मी के संग ही पले बड़े हैं और खेलने कूदने को इनके पास ज़्यादा कुछ होता नहीं था, तो पढ़ते रहते थे। बाकी इन्हें चीज़ें कलेक्ट करने का शौक था, जैसे कि कुछ कॉइन्स कलेक्ट करते थे और पत्थर कलेक्ट करते थे, फॉसिल कलेक्ट करते थे। उसके बाद भाई ये सितारों में भी काफ़ी दिलचस्पी रखते थे, रात में देखते थे, एस्ट्रोनॉमर बनना चाहते थे शुरू में। इनका माइंड मतलब हमेशा से क्यूरियस था, तो इनकी माँ इनके संग रहती थी, वो इन्हें सपोर्ट करती थी हर चीज़ में, नई नई चीज़ें दिलाती थी, ट्रिप्स पर ले जाती थी जिससे कोई चीज़ सीख सके, नया कर सके। इनकी माँ के लिए भी अकेला सहारा यही थे।
अब भाई जब तक ये सेकंड क्लास में आते हैं तब तक तो बेटा हर क्लास में फर्स्ट ग्रेड और हर चीज़ में अच्छे थे ये। फिर सेकंड क्लास में आके बेटा इन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट करा था कि इन्होंने अपने एरिया में 25 तरीके की जो बटरफ्लाई मिलती थी उन सभी को कलेक्ट कर लिया था। उसके बाद भाई इनका कलेक्टिंग से मन हट जाता है, लेकिन जब इनकी माँ इनको एक बुक ला के देती है जिसका नाम था ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क, और वो इनके दरवाजे खोलती है साइंस की दुनिया में। उसमें क्या लिखा था कि आपको पता करना है कि कैसे जो मोनार्क बटरफ्लाई है वो सेंट्रल अमेरिका में एमिग्रेट करती है, माइग्रेट करती है। और उस बुक के राइटर थे डॉक्टर फ्रेडरिक उरुकहार्ट। उन्होंने कहा था कि आप भी हमारी मदद कर सकते हैं कि बटरफ्लाई के पीछे आप एक टैग लगा दें, फिर जहाँ से वो बटरफ्लाई उड़ेगी जहाँ पर आएगी हमें पता चल जाएगा, आप उसके पीछे इन्फॉर्मेशन लिख देना। तो फिर ये भी उनके उसमें वर्क करना शुरू कर देते हैं, उनकी सहायता करते हैं जब ये सेकंड क्लास में ही थे। ऐसा करते हैं पर उसमें कुछ ज़्यादा रिजल्ट नहीं निकलता है, ठीक है। हाँ, पर वो जो उनके राइटर थे उरुकहार्ट, उनसे इनकी अच्छी जान पहचान हो जाती है, वो इनको और भी ज़्यादा आइडियाज़ देते हैं काम करने के लिए। फिर सेकंड से सेवन्थ क्लास आ जाती है, ये करते करते इस काम को बंद कर देते। सेवन्थ की 2 ही बटरफ्लाइज पकड़ी गई थी, वो और कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद ये सेवन्थ क्लास में आते तब इन्हें पता चला कि असली साइंस है क्या, क्योंकि जब ये गए थे साइंस के एक फेयर में, वहाँ पर क्या हुआ भाई, इन्होंने दिखाया था एक अपना जो एग्जीबिशन में कि फ्रॉग के टिश्यूज़ की स्लाइड थी, लेकिन वहाँ पे तो सब लोग रियल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो सब जीत गए, ये हार गए। तो फिर इनको समझ आया, इन्होंने उरुकहार्ट जी से आइडिया पूछे। 8वीं क्लास में जाके बेटा इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिखाया कि जो मोनार्क के कैटरपिलर होते हैं भाई उनको मार रहे हैं कौन, बीटल्स। ऐसा इन्होंने शो करा, असली नहीं था वो, उतना सक्सेस नहीं मिला, पर ट्राई करने से इनको वहाँ पर फर्स्ट प्राइज मिल जाता है। उसके बाद भाई 9th क्लास में आकर इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट शो करा कि जो वाइसराय बटरफ्लाई है वो मोनार्क को कॉपी करती है। क्यों? क्योंकि जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं वो बर्ड्स को पसंद नहीं, बर्ड्स उनको खाती नहीं है, लेकिन वाइसराय को खा लेती हैं। तो इसलिए जितना ज़्यादा वाइसराय मोनार्क की तरह दिखेंगी उतना ही वो बच जाएंगी बर्ड्स के खाने से। उसके बाद इन्होंने भाई 10th क्लास में आकर क्या करा, इन्होंने बेटा एक एक्सपेरिमेंट शो करा कि भाई ये जो मोनार्क बटरफ्लाई है इसके पीठ पर 12 कलर के गोल्डन स्पॉट्स हैं, ठीक है, 12 गोल्डन स्पॉट्स हैं। तो ऐसा है क्यों, इनके कुछ काम है वहाँ पर। इन्होंने क्या दिखाया कि ये एक ऐसा हार्मोन रिलीज कर रहे हैं जो कि भाई बटरफ्लाई की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो उसके लिए इनके और इनके फ्रेंड ने एक डिवाइस डेवलप करा जिससे ये पता चलता है। तो उस बार भी साइंस फेयर में जीतते हैं। उसके बाद भाई 11th क्लास में ये उसी रिसर्च पर और काम करते हैं, वहाँ पर और प्रोसीडिंग्स दिखाते हैं, तो वहाँ पर भी ये जीत जाते हैं 11th में दोबारा। अब जब ये 12th क्लास में आते हैं तो फिर बेटा अपनी रिसर्च को बढ़ाते हैं और फिर क्या कहते हैं कि बटरफ्लाई के थोड़े से सेल्स ले आते हैं, उसको एक स्केल में रखते हैं और कहते हैं अगर मैं इनको वो हार्मोन जो वहाँ से रिलीज हो रहा है उसको यहाँ दूंगा ना, तो फिर ये क्या होगा, इससे पूरी बटरफ्लाई बन जाएगी या इन सेल्स की ग्रोथ हो जाएगी। तो फिर इस रिसर्च को भी भाई बहुत बढ़िया प्रोत्साहन होता है और इन्हें फर्स्ट प्राइज मिलता है वहाँ पर भी। फिर ये हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं। वहाँ पर जाके ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में भाई क्या करते हैं, अपनी करने लगते हैं, रिसर्च करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स थे रिसर्च के लिए। फिर वहाँ पे रिसर्च करने के बाद 1.5 साल करीबन लगाने के बाद ये यार क्या नया सोचते हैं कि जो सेल्स हैं ये बेटा हमारा मतलब सेल्स रीड करते हैं हमारे डीएनए को। सेल्स का फंक्शन होता है डीएनए को रीड करना। डीएनए क्या है, तुमने साइंस में पढ़ा होगा बेटा, हमारे जेनेटिक मटेरियल को डीएनए कहते हैं। फिर उस थ्योरी को भी इन्होंने अपने दोस्त के संग मिलकर लिखा, मॉडल बनाए। वो बेटा अगर उस समय सही निकली तो उससे फिर कई सारी हम अगर ये थ्योरी प्रूफ करेक्ट होती, अगर ये सही होती तो हम कई सारी दवाओं का इलाज निकाल पाते, ठीक है, कई सारी बीमारियां को उपचार कर सके, कैंसर जैसी बीमारियों का भी इलाज बता सकते हैं हम। इसके बाद भाई हमें ई ब्राइट के बारे में और बताया गया कि ये साइंस में तो था इनका इंटरेस्ट, लेकिन ये आउटडोर पर्सन भी बहुत बढ़िया थे, फोटोग्राफर भी थे, कैनोइस्ट यानी नाव भी बहुत अच्छी चलाते थे, एकदम मल्टी टैलेंटेड थे। फिर ई ब्राइट अपनी तारीफ करते हैं सोशल स्टडीज़ के टीचर की कि भाई ये टीचर बहुत बढ़िया थे, ये मुझे हमेशा नए नए आइडियाज़ देते थे। बाकी हमें पता चलता है ई ब्राइट बहुत अच्छे डिबेटर भी थे, यानी उन्हें डिबेट करना बहुत पसंद था, पब्लिक स्पीकर भी वो अच्छे थे। उनके टीचर कहते हैं कि ई ब्राइट हमेशा वो एक्स्ट्रा एफर्ट देते थे जो हर बच्चा नहीं देता, इसलिए वो जीतते भी थे। बाकी वो कॉम्पिटिटिव थे पर बैड वे में नहीं, क्योंकि वो जीतना चाहते थे, वो अपनी बेस्ट जॉब करते थे, इसलिए नहीं कि उन्हें प्राइजेस जीतने थे वो इसलिए मेहनत कर रहे हो, वो अपना बेस्ट देना चाहते थे बस। और फिर वो उनके सोशल स्टडी टीचर कहते हैं कि देखो यही एक साइंटिस्ट को बनाने में चाहिए होता है, क्या कि आपको एक अपना फर्स्ट रेट माइंड, तेज दिमाग चाहिए, क्यूरोसिटी चाहिए, क्यूरोसिटी के अलावा जो आपकी सही वजह है जीतने के लिए वो चाहिए। इसको मिला और आपके पास एक साइंटिस्ट बन के तैयार हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों अपना एक चैप्टर एंड होता है। अब इसमें है क्या, चैप्टर की थीम क्या है? चैप्टर की थीम ये बेटा कि अगर जो इंसान में क्यूरियोसिटी होती है ना तो वो भाई उसको एक्सपेरिमेंट करवाती है और फिर उसके लिए वो इंसान उसके रिजल्ट भी फाइंड करता है, सॉल्यूशन भी फाइंड करता है। तो वो यहाँ पे इब्राइट ने करा। दूसरी बात ये कि जीतना क्यों है, विल टू विन, चाह क्यों है भाई। इब्राइट इसलिए जीतना चाहते थे क्योंकि वो इच्छुक थे, वो इंसानों का भला करना चाहते थे, मैनकाइंड के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते थे। ये भी हमें थीम है यहाँ से। अगली बात आप ये कह सकते हैं कि इंसान को हमेशा सिंगल क्वालिटी तक ही नहीं लिमिटेड रहना चाहिए। मतलब इब्राइट पढ़ने में भी अच्छे थे, उसके साथ वो मल्टी टैलेंटेड भी थे, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता सिर्फ आपका एक सुंदर सा दिमाग है उसको रैप करके बढ़िया पेश हो गया, नहीं। एजुकेशन का मतलब होता है एक मैस्ड ब्रेन जिसमें कई सारे आइडियाज हैं और आप गोल्स को अचीव करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हो, वो चीज़, ठीक है। अब लर्निंग क्या मिलती है? लर्निंग ये मिलती है भाई, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ।
मेहनत करोगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। जैसे इन्होंने भाई लॉन्ग ईयर्स तक मेहनत करी, डिटर्मिनेशन से, अपने प्रिजर्वेंस से, पेशेंस रखा, तो ये भी भाई अच्छे साइंटिस्ट बने। बाकी साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग को डेवलप करने के लिए पहले हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो प्रॉब्लम को एनालाइज करे, देन उसको बेटा सॉल्यूशन के रास्ते ढूंढे और फिर उनको इंप्लीमेंट करे, तब उन्हें सॉल्यूशन मिलेगा, जो कि साइंटिफिक वे से भी सही बात है। इसी साथ ये चैप्टर आपका एंड होता है। उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, चलें अपने आखिरी चैप्टर की तरफ। तो यार आखिरी चैप्टर है तुम्हारा द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इस चैप्टर को दिमाग चाहिए ही नहीं पढ़ने के लिए, सच में दिमाग को रख के वीडियो देखना आपको, ठीक है। तो भाई बुक यानी कि एक ऐसी किताब जिसने हमारी दुनिया को बचा लिया किससे? खत्म होने से। खत्म कौन कर रहा था? मार्स से आए हुए लोग। और कब की बात है ये? 2040 की। असल में बुक हमसे 500 साल आगे जा चुकी है कहानी में। कैसे? ये इसमें जो प्रेजेंट टाइम है वो है 25th सेंचुरी का, और ये इंसिडेंट बताते हैं 2040 का, कि भाई मार्स से कुछ लोग आए होते हैं अर्थ पर हमला करने, और वो लोगों का भी दिमाग नहीं था, इसलिए तुम लोग भी दिमाग निकाल के पढ़ो इस चैप्टर को। और वो क्या करते हैं, एक सबसे पहले आकर बुक अर्थ में एक स्टोरी बुक पढ़ते हैं, अपनी नर्सरी राइम बुक। उससे पढ़ के उन्हें कुछ ऐसा पता चलता है अर्थ के लोगों के बारे में कि वो डर के भाग जाते हैं, अर्थ भी छोड़ देते हैं और मार्स भी छोड़ के भाग जाते हैं, इतने डरपोक होते हैं वो। तो शुरू करते हैं। ये जो पूरा चैप्टर है ये प्ले की फॉर्म में आपको बताया गया है। प्ले हो रहा है कहाँ हो रहा है? एंशिएंट हिस्ट्री म्यूजियम में हो रहा है, जो कि 20th सेंचुरी का डिपार्टमेंट था, ऐसा अर्थ में यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें करेक्टर्स क्या क्या है? पहले तो है हिस्टोरियन, जो कि प्ले में हर सीन नरेट करेगी। दूसरा है थिंक टैंक, जो कि मार्स का राजा है। तीसरा अपेरेंटिस नूडल, जो कि उसका मंत्री है। चौथा है, अच्छा फिर अपेरेंटिस नूडल ने 3 आदमियों को भेजा हुआ है अर्थ पर तबाही मचाने। वो कौन कौन है? कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट ऊप और लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट ऊप। ये तीनों क्या करेंगे? अर्थ पे आएंगे, तबाही करेंगे। अब सीन कुछ ऐसा होता है कि पहले तो हिस्टोरियन आती हैं, वो थोड़ा इंट्रोडक्शन सा देती है कि 2040 में क्या था। बुक्स का एरा था पूरा। बुक्स क्यों थी? क्योंकि हर चीज़ आदमी सीखता था बुक से, उनसे बड़ा कनेक्टेड रहता था। बच्चे जो भी सीखते थे वो बुक से ही सीखते थे, ऐसा सब होता था। लेकिन फिर एक टाइम पर मार्स के कुछ लोग यहाँ पर इन्वेड करने आते हैं, हमला करने। तो वो लोग एक ऐसी बुक पढ़ते हैं जिससे कि हमला अपना रुक जाता है। तो बताओ उस बुक कैसी होगी? वो क्या कोई इंसाइक्लोपीडिया या कोई नॉवल है या क्या है? असलियत में बेटा वो बुक थी, मैंने तो बता दिया, नर्सरी की राइमिंग बुक थी वो, जिसका नाम था द मदर गूस, ठीक है। अब सीन 1 से शुरुआत करते हैं। तो अपेरेंटिस नूडल कहता है, जो उसका मंत्री था थिंक टैंक का, सर आप आइए, हमारे बहुत बड़े रेस्पेक्टेड आदमी हैं, आप आइए। तो वो कहता है, तुमने मेरे थिंक टैंक जो था उसका राजा, कि तुमने मुझे सिर्फ इतना कहा है, तुम ये कहो महामहिम, इतना सब कुछ लगा के बोलो तभी मैं आऊँगा, दोबारा कहो। तो मतलब वो थोड़ा एटीट्यूड वाला था काफ़ी, दिमाग उसमें एक पैसे का भी नहीं था, ठीक है। तो वो कहता है कि कैसा चल रहा है वो अर्थ पे काम, जो मैंने लोगों को भेजा था वहाँ पे ख़त्म करने को, चलो मेरी उनसे बात करवाओ। तो अपेरेंटिस नूडल नीचे बात करवाता है उसकी। फिर सीन 2 में क्या दिखाते हैं कि जो तीनों लोग हैं वो नीचे आए हुए हैं, ओमेगा और लेफ्टिनेंट आयोटा और सेगेंट ऊप, ठीक है। अब वो लोग आते हैं किसमें? एक लाइब्रेरी में आते हैं भाई, जहाँ पे उन्हें कुछ नहीं समझ आता, वो समझ नहीं पाते क्या है ये, बुक्स हैं या क्या है। तो फिर उनसे जो थिंक टैंक को बताते हैं ऐसी ऐसी बात, सर हम स्टैंड पर आए हैं और वहाँ पे स्टैंड में कई सारी छोटी छोटी चीज़ें लगी हैं कलरफुल सी। तो वो उनसे कहता है उनका राजा कि देखो ये चीज़ें ना, मैं जानता हूँ अर्थ के लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ये कुछ खाने का आइटम है, ये शायद सैंडविच हो सकते हैं, तो मैंने खा के देखो। तो वे तीनों खा के देखते हैं, खा के देखने में कुछ मज़ा आता नहीं, तो वो सोचते हैं ये अर्थ के लोग कैसे खाते होंगे, ठीक है। तो फिर जो अपेरेंटिस नूडल था वो था दिमाग वाला व्यक्ति, वो कहता है सर ये खाने की चीज़ नहीं है, ये बुक है, ये अर्थ के लोग कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते थे, इसे खोल के इसे कुछ करते थे इसके संग वो लोग, तो इसलिए हमें इसे सुनना चाहिए, क्या शायद ही कुछ बोले। तो वो राजा कहता है हाँ हाँ सुन के देखो, सुन के देखो। तो वहाँ पे तीनों लोग जो थे वो सुन के देखते हैं, वो कहते हैं सर बुक तो कुछ बोल ही नहीं रही है, सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ये सैंडविच जैसी चीज़ तो बोल ही नहीं रही कुछ। तो वो भी पागल बनने की बात होती है। फिर वो अपेरेंटिस नूडल दोबारा कहता है अरे सर याद आया, मैंने पिक्चरों में देखा है, ये कुछ बोलती नहीं है, बल्कि वो लोग इसको ऐसे खोल के बैठ जाते हैं और कुछ आंखों से देखते रहते हैं, यानी इसको कुछ खोल के देखना पड़ेगा। तो वो राजा कहता है अरे ये तो मैं ही बताने वाला था, तुम क्या बता रहे हो मुझे। तो मतलब वो राजा ना हर चीज़ का क्रेडिट चुराता था कि तुम यार यही करके देखो। अपेरेंटिस नूडल जबकि सही बात बताता था, पर वो कहता था ये तो मैं ही बताने वाला था हर बात में। तो वो कह देता है अरे हाँ हाँ चलो इसको तुम खोल के देखो। और जब वो तीनों इसको खोलते हैं तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता, उन्हें कहा हिंदी इंग्लिश समझ आती है मार्स के लोगों को। वो कहते हैं सर इसमें तो कुछ ऐसा कोड लिखा हुआ है जो हमें पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। तो फिर अपेरेंटिस नूडल कहता है अभी जो तुम लोगों को विटामिन दिए ना जो दिमाग तेज करने वाले, उसको खाओ फिर देखो तुम्हें समझ आएगा। तो वो तीनों वहाँ पे वो खा के देखते हैं और फिर उसके बाद उन्हें समझ आता है। अब उसमें लिखी थी पोयम, पहली पोयम में वो लोग क्या पढ़ते हैं, एक लाइन होती है कि गाय हमारी चांद पर पहुंच चुकी है, जो काव है वो मून पर पहुंच चुकी है। अब इसे पढ़कर वो तीनों बहुत हैरान, वो ये बात जब अपने राजा को बताते हैं, राजा सुन के चौंक जाता है, अरे क्या अर्थ वालों ने इतनी डिस्कवरी कर ली कि वो अपने जानवरों को भी चांद तक पहुंचा रहे हैं। और उसमें एक लाइन डॉगी के बारे में भी लिखी थी कि डॉगी में भी दिमाग है, वो हंसता है। तो वो सोचता है कि यहाँ पर डॉगी भी इतने समझदार होते हैं, अरे भाई रुक जाओ, आज कोई हमला मत करना, पहले यहाँ पे जान लो लोग कैसे हैं। तो राजा उस दिन तो उन्हें रोक देता है। फिर कहता है आगे की बात पढ़ो। तो फिर अगली पोयम थी तुम्हारी हम्टी डम्टी
वाली। अब जो थिंक टैंक था ना, जो राजा था, उसकी भाई जो बॉडी स्ट्रक्चर कैसा था, वो हम्टी डम्टी जैसा था एकदम, जैसे ऊपर बहुत बड़ा सा बैलून और नीचे भाई अपना बाकी का शरीर। तो वो कहता है, अब ये पोएम पढ़ो, तो उसमें भाई वो देखते हैं कि सर इसमें तो कुछ आपके जैसा बना हुआ है और एक लाइन लिखी हुई है, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल। तो राजा कहता है अरे ये तो अच्छी बात है, सब आदमी मेरे ही पीछे है, मैं सबका राजा हूँ, लेकिन ये जो लिखा हुआ है हैड अ ग्रेट फॉल, क्या ये लोग मुझे वहां से गिराने वाले हैं, क्या ये लोग मेरे लिए कुछ साजिश कर रहे हैं? और फिर उसमें और पोएम को उसे पढ़ के ऐसा लगता है कि वो लोग अर्थ के लोग उस पर हमला करने आ रहे हैं, क्या कहीं उन्होंने अपनी काउस की सेना तो नहीं तैयार कर ली जो हमारे मार्स पर ये लोग हमला करने के लिए भेज रहे हैं? जल्दी जल्दी वहां से भाग जाओ बिल्कुल सब लोग, और मार्स को भी छोड़ दो, मैं तो यहाँ से इसके स्पेस कैप्सूल पकड़ के जा रहा हूँ भाई, दूसरी गैलेक्सी में जा रहा हूँ भाई, मैं तो यहाँ पे नहीं रुकूंगा। तो फिर वो अपना कौन कौन, नूडल, थिंक टैंक, ओमेगा, ऊप और अपना आयोटा, ये सब भाई मिलकर भाग जाते हैं, अर्थ को भी छोड़ देते हैं और मार्स को भी छोड़ के चले जाते हैं किसी और ही दुनिया में। तो ये इतना कहकर अपना प्ले खत्म हो जाता है, मतलब कैसे बुक ने हमारे अर्थ के पूरे खत्म होने को बचा लिया। उसके बाद वो हिस्टोरियन क्या कहती है कि भाई इतनी प्यारी सी बुक ने हमारे अर्थ को खत्म होना बचा लिया, और अब भाई जब हम आ चुके हैं 2500 में, तो अब तो हमारे मार्स के साथ जो रिलेशंस हैं वो और अच्छे हो चुके हैं, वहाँ पर भी हमने एक लाइब्रेरी खुलवा दी है, और अब वहाँ का राजा थिंक टैंक तो नहीं ही होगा, अब तो नूडल बन गया होगा, क्योंकि वही समझदार व्यक्ति है, ये थिंक टैंक तो कुछ नहीं, पागल आदमी है ऐसा। और फिर वो हिस्टोरियन कहती है कि भाई हमने अब मार्स के लोगों को लिखना पढ़ना भी सिखा दिया है, लेकिन हाँ वो अपनी जिंदगी में कभी भी वो बुक नहीं पढ़ेंगे, और शायद आपने वो बुक गैस भी कर ली, वो क्या है, द मदर गूस, क्योंकि उसी स्टोरी या राइमिंग बुक से भाई इतना सारा बवाल हुआ था। इसी के साथ ये बेटा चैप्टर एंड होता है। अब इससे सीख और थीम जो है उसकी तरफ चलते हैं। क्या मिलती है बेटा सीख? तुम वैसे सोचोगे फालतू चैप्टर था, फालतू तो नहीं, सीख है थोड़ी सी, क्या है कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। उन लोगों को पता नहीं था कि वो पोयम है, उसमें जो लिखा हुआ है वो हंसी मजाक की बातें, वो उसको सीरियस मान के अपने दिमाग में एकदम डाल लेते हैं। तो इसलिए बेटा आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक है। ठीक है, ये तो होगा इसकी थीम। लर्निंग क्या मिलती है? लर्निंग ये मिलती है भाई अपने दिमाग से काम लो, भगवान ने दिया है उसको पढ़ो, अच्छे से चीज़ को समझो और तभी उसको कुछ इम्प्लीमेंट करो आगे। ठीक है, यही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी के साथ बेटा तुम्हारा पूरा जो कोर्स था वो फुटप्रिंट विदाउट फीट का वो मैंने कवर करा दिया है। अगर तुमको बढ़िया लगा, समझ आया तो प्लीज़ लाइक करके जाना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना बच्चा पार्टी। जय भोले की।